जय हिंद साथियों। बहुत अच्छा लग रहा है साइकोलॉजी के पेपर्स में और शिक्षा मनोविज्ञान के विगत वर्षों में आए हुए अलग अलग परीक्षाओं के श्रेष्ठ प्रश्नों का ये जो अद्भुत संग्रह है, एक अच्छी व्याख्या के साथ, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, एक अच्छे विश्लेषण के साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कई प्रश्नों की जो विचारधाराएं हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, साइकोलॉजी की अलग अलग, उनकी तह तक पहुंचे, उनकी गहराई तक पहुंचे। और ये तब संभव हो पाता है जब हम प्रत्येक व्याख्या को, विश्लेषण को बहुत अच्छे से सुनते और समझते हैं और कहीं उसके साथ तालमेल बिठाते हैं और फिर उससे जुड़े कुछ तथ्यों को जानने का फिर आपको अवसर स्वयं के स्तर पर मिलता है, तो उसको भी आप पूरा करेंगे। ये मॉडल पेपर आपके लिए बड़े अद्भुत बन जाएंगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। तो मैं प्रयास करता हूं कि हर मॉडल पेपर में चर्चा बहुत शानदार बने, अच्छे से चर्चा हो, अच्छे से समझ बनाने का काम हो, और मैं अपने प्रयास में कितना सफल हूं ये आपको निर्णय लेना है। लेकिन मैं हर मॉडल पेपर में प्रयास करता हूं कि उसके साथ कुछ अच्छी बातें हम लोग करें, जुड़ी सारी बातें करें। मैं इस मॉडल पेपर का, ये मॉडल पेपर है 5वां, और 5वें मॉडल पेपर का पहला प्रश्न लेकर के आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है, और ये बहुत अच्छे प्रश्न है। इस मॉडल पेपर में बहुत शानदार प्रश्न है। एमपी टेट माध्यमिक एग्जाम में आया है 9/3/2019, और 2:30 का समय है पेपर का, वो भी इसमें मेंशन है। तो प्रश्न है, प्याजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्विति योजना यानी कि स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्याजे से जुड़े जितने भी प्रश्न होते हैं, ये बच्चों की विशेष इच्छा होती है कि प्याजे वाले प्रश्नों पे थोड़ी सी व्याख्याएं अच्छे से हो, वो बात समझ में आई। अब देखिए, प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्कीमा एक कॉन्सेप्ट दिया। स्कीमा एक मानसिक संगठनात्मक युक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने जब भी कोई नवीन समस्या, नवीन परिस्थिति जब आती है, तो एक चुनौती, एक उसके सामने स्थिति हो जाती है, और उस चुनौती से जो पैदा असंतुलन होता है, उस असंतुलन को संतुलन में बदलना, ये स्कीमा का काम होता है। तो स्कीमा एक मानसिक संगठनात्मक युक्ति है, इक्विलिब्रियम के लिए, संतुलन के लिए काम करती है। और ये मस्तिष्क की ये जो संरचना है, स्कीमा, ये उस संतुलन को बनाने के लिए दो तरीकों का प्रयोग करती है, और वो दो तरीके होते हैं, संतुलन के दो तरीके मैं बात कर रहा हूं, और ध्यान से एक एक बात को देखना। संतुलन के जो दो तरीके होते हैं, वो दो तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है आत्मसातकरण, और दूसरा होता है समंजन, जिसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। डबल सी नहीं है, सिंगल सी है। एक बार मैं इसको, एकोमोडेशन, और आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन। अब सवाल ये कि होता क्या है ये आत्मसातकरण और ये समंजन, होता क्या है? प्याजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्विति योजना के निर्माण में मदद करती है? पूछताछ, क्वेश्चनिंग, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, विचार विमर्श, डेलिब्रेशन और समंजन। इसका उत्तर तो डेलिब्रेशन, उसका उत्तर तो समंजन है, लेकिन क्यों है इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। एकोमोडेशन है, क्योंकि यही दो स्थितियां होती हैं संतुलन बनाने के लिए। आप देखो, पहली है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। अलग से प्रश्न आता है तो अलग से प्रश्न ये क्लियर होगा। अब आप देखें इसको थोड़ा सा, प्रत्येक व्यक्ति का, बालक का, हम बालक के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसके पास पूर्व सूचनाओं का एक संग्रह है, उसके पास कुछ पूर्व सूचनाएं हैं। जब भी कोई नवीन सूचना, नवीन अवधारणा, नवीन स्थिति उसके सम्मुख, नवीन ज्ञान उसके सम्मुख आता है, तो दो प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। जो पूर्व ज्ञान उसके पास है, एक तो वो है, दूसरा जो नवीन ज्ञान उसके पास आया वो है। अब नवीन ज्ञान को देखेगा, नवीन स्थिति को देखेगा, एक असंतुलन उत्पन्न होगा। उस असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए वो दो प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करेगा, या तो आत्मसातकरण करेगा या समंजन करेगा। ये क्या होता है और ये क्या होता है? वो अपने पूर्व ज्ञान
और नवीन ज्ञान के मध्य में संतुलन ऐसे स्थापित कर सकता है कि नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान में मिला ले, या ये पहला तरीका है कि वो नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभवों के अनुसार ढाल ले, उनमें मिला ले। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में मिला दे। इसको सरल भाषा में समझिए, मैं समायोजन की प्रक्रिया में हूं। समायोजन की प्रक्रिया, मैं जो मेरी आदतें हैं, जो मेरा एक परिवेश है, जिस एक प्रक्रिया से मैं रोज गुजरता हूं, मैं अचानक एक नई परिस्थितियों में पहुंच जाता हूं, नए वातावरण में पहुंच जाता हूं। उस नवीन वातावरण से समायोजन करने के मेरे पास दो तरीके होंगे। या तो उन नवीन परिस्थितियों को मैं अपने अनुसार ढाल करके अपने में मिला लूं, और अगर नहीं मिला सकता हूं तो फिर खुद बदल करके उन नवीन परिस्थितियों जैसा हो जाऊं। ये दो तरीके होते हैं। और ध्यान रखें, जब आप नवीन ज्ञान को अपने ज्ञान में मिला लेते हैं, पूर्व ज्ञान में समाहित कर लेते हैं, वो एसिमिलेशन होता है, वो आत्मसात्करण होता है। और अपने पूर्व ज्ञान को बदल करके नवीन ज्ञान के जैसा बना लेते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान में बदलाव करके, तब्दीली ला करके आप पूर्व नवीन ज्ञान के अनुसार उसको ढाल देते हैं। ये समंजन, एकोमोडेशन होता है। और मनुष्य जीवन भर नवीन ज्ञान के साथ जब जब असंतुलन पैदा होता है, तो कहीं वो आत्मसात्करण करता है, कहीं वो समंजन करता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को वो अपने जीवन भर प्रयोग में लेता है। इसीलिए जब आप देखेंगे समायोजन वाले पार्ट में, साइकोलॉजी में समायोजन वाला अध्याय है, वहां पे एक प्रश्न आता है कि पियाजे ने समायोजन की युक्तियां कितनी बताई हैं, समायोजन के कितने तरीके बताए हैं। और समायोजन के दो तरीके पियाजे ने बताए, आत्मसात्करण और समंजन, यानी कि समायोजन, एकोमोडेशन जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। आत्मसात्करण, नवीन परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेना। समंजन, अपने आप को नवीन परिस्थितियों के अनुसार बदल लेना। तो करेक्ट आंसर होगा समंजन, एकोमोडेशन। ये स्कीमा निर्माण में मदद करता है। पूछताछ, अभिप्रेरणा, विचार विमर्श, इसका स्कीमा से रिलेशन नहीं है। स्कीमा से जुड़े दो शब्द आएंगे, आत्मसात्करण और समंजन। चलिए, तो पहला प्रश्न करेक्ट आंसर होगा समंजन। अगला प्रश्न है दूसरा, मानव विकास एक डैश 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 प्रक्रिया है। एमपीटेट एग्जाम 3/3/2019 में आया। तो मानव विकास एक कैसी प्रक्रिया है? क्या मानव विकास एक अव्यवस्थित यानी कि स्पोरेडिक प्रक्रिया है? क्या मानव विकास यादृच्छिक यानी कि रैंडम प्रक्रिया है? क्या मानव विकास संचयी यानी कि क्यूमुलेटिव प्रक्रिया है? यह अनिरंतर है। और विकास अभिवृद्धि के सिद्धांतों को हमने जो पढ़ा है कि विकास का सबसे पहला जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं कि विकास हमेशा निरंतर होता है, एक निरंतर प्रक्रिया है। तो अनिरंतर इसका उत्तर हो नहीं सकता है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक विकास कभी रुकता नहीं है। तो अनिरंतर ये हो नहीं सकता है। यादृच्छिक, रैंडम, रैंडम का मतलब, यादृच्छिक का मतलब अचानक से कहीं किसी भी क्षेत्र में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। विकास एक क्रमबद्ध और एक दूसरे से जुड़कर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये हमने देखा है। यादृच्छिक रूप से नहीं हो कि इधर हो गया फिर उधर हो गया फिर उधर हो गया, एक सिस्टमेटिक तरीका उसका होता है। तो यादृच्छिक होता नहीं है, अव्यवस्थित होता नहीं है, संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। और क्यूमुलेटिव विकास का एक सरल अर्थ समझ लीजिए, संचयी विकास का एक सरल अर्थ समझ लीजिए, आप अपने पूरे जीवन काल में जितना भी विकास करते हैं, विकास के जितने भी चरणों को आप पार करते हैं, वो सब विकास, वो सब अनुभव आपके संचयी होते हैं। और वो संचित होते होते वो आपके विकास को और ज्यादा परिपक्व करते जाते हैं, पिछले विकास को भी दुरुस्त करते जाते हैं। ये संचयी प्रक्रिया होती है। पिछला जो आपने विकास किया है, पिछली जो चीजें आपको आपके संज्ञान में आई है, आपके अनुभवों में आई है, अगला जो नया अनुभव होगा वो उसको भी दुरुस्त करेगा, वो उसको शामिल करेगा। विकास हमेशा संचयी प्रक्रिया है। सारे अनुभव, सारे नॉलेज, सब प्रकार के जो विकास है, सारे संवेगात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो भी प्रकार के विकास है, सामाजिक तौर पे हम जैसे 4 आयामों के संदर्भ में देखें तो शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक, वो सब विकासों की इकट्ठा होने की प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। तो अनिरंतर हो नहीं सकता है, यादृच्छिक इधर उधर हो नहीं सकता है, अव्यवस्थित स्पोरेडिक हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत पढ़े हैं, इसलिए नहीं हो सकते हैं, संचयी होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये हमको जब ध्यान होता है तो हम पकड़ लेते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं कौन सी नहीं है।
सामान्य तौर पर शैशवावस्था का जो काल माना गया है वो 0 से 6 वर्ष तक का माना गया, एक सामान्य वर्गीकरण में। और शैशवावस्था की अनेकों आपने विशेषताएं जब पढ़ी है, उन अनेकों विशेषताओं में आपने देखा है कि शैशवावस्था जो होता है पूर्ण अनैतिकता का काल होता है, मूल प्रवृत्तियों का काल होता है, मूल प्रवृत्ति पे जो आधारित व्यवहार होता है उसका काल होता है, आत्म प्रेम की अवस्था होती है, खिलौनों की अवस्था होती है, तो असामाजिक प्रवृत्ति का काल है, असामाजिकता का काल है। ये जो सारी चीजें जो शैशवावस्था से, अच्छा, मस्तिष्क की शरीर तथा मस्तिष्क की सर्वाधिक ग्रहणशील अवस्था होती है, तीव्र विकास की अवस्था होती है, अगर हम उन संदर्भों में देखें तो शैशवावस्था के साथ विकास की बहुत सारी अवधारणाएं जुड़ी हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता शैशवावस्था में नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता ये ढोल बजा करके होती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र होता है। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल निर्भरता का काल माना गया है। ध्यान रखो, शैशवावस्था जो होता है वो दूसरों पर निर्भरता का काल माना गया है। नैतिकता का होना ये गड़बड़ है, इसको अभी हम चर्चा करेंगे। नैतिकता और मानसिक विकास में तीव्रता शारीरिक और मानसिक विकास की सर्वाधिक ग्रहणशील अवस्था है। आपने मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा आपने देखी है। तो भावी जीवन की आधारशिला, जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा, ऐसी कई सारी। तो नैतिकता का होना ये गड़बड़ है। और नैतिकता का होना ये गड़बड़ क्यों है? क्योंकि शैशवावस्था जो होता है वो पूर्ण अनैतिकता या जिसे हम कहेंगे या नैतिकता की पूर्ण अभाव का काल माना गया है। पूर्ण अभाव का काल माना गया है शैशवावस्था। और शैशवावस्था में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। नैतिकता होती क्या है? नैतिकता समाज द्वारा स्थापित मापदंड होते हैं, और वो मापदंड का शिशुओं से कोई लेना देना नहीं, उनको पता नहीं है कि इनका पालन करना है। वो अपने एक, जैसे कहा जाता है, आपने देखा शैशवावस्था पढ़ा होगा कि जानवरों में और शिशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। वो इड पे वो भी लालयित होते हैं, इड पे ये भी लालयित होते हैं। इड का काल माना गया, इदम की अवस्था मानी गई है। तो इड होता है जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में शिशु समाज के स्थापित मापदंडों की परवाह नहीं करता, उसको पता ही नहीं होते हैं। इसीलिए नैतिकता के अभाव का काल माना जाता है शैशवावस्था। तो नैतिकता का होना ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, ये तीनों कनेक्ट होंगी शैशवावस्था से। 44वां प्रश्न है, 44th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एमपी टेट में ये भी आया 25/2/2019 को। ये सुबह 9:30 बजे आया है, 2:30 बजे नहीं आया है। तो चलिए, कौन सा कथन सत्य है? और कौन सा कथन सत्य है मतलब 3 सत्य है, एक बार चेक करें। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। और आप जानते हो ढोल बजा करके कि वृद्धि मानसिक प्रक्रिया होती ही नहीं है, बल्कि ये तो एक शारीरिक वृद्धि का जब हम नाम लेते हैं, ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय जो होता है वो केवल शारीरिक पक्ष से होता है, मानसिक पक्ष से होता ही नहीं है। मानसिक होती नहीं है, केवल शारीरिक प्रक्रिया होती है। तो वृद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है, गलत होगा। हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, मतलब 3 सत्य है। पहला सत्य हमको मिल गया है, आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। आनुवांशिक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। अरे करती है, बहुत करती है। आनुवांशिकता जो होती है, वंशानुक्रम जो होता है, वो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, निश्चित तौर पे करता है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। विकास मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होता है। विकास तो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक प्रक्रिया होता है। विकास केवल मात्रात्मक हो ऐसा हो नहीं सकता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। क्योंकि हम विकास की जब बात करते हैं, हाँ, वृद्धि जो होती है वो केवल मात्रात्मक होती है, क्योंकि वो शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। लेकिन विकास तो 4 पक्षों से संबंधित होता है, जिसमें शारीरिक विकास तो आता ही आता है, उसके अलावा
उसके अलावा मानसिक विकास आता है, संवेगात्मक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है। और ये जो तीनों है, मानसिक, सामाजिक और संवेगिक, ये तीनों गुणात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, इसीलिए ये कथन गलत माना जाएगा, ये भी गलत है। चौथा है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ये 100% सही है। जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में परिवर्तनों की प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, परिवर्तन भी अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, वो अधिगम होगा। तो अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन गलत है। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, नहीं, मानसिक नहीं होती है, शारीरिक होती है, गलत है ये वाली बात। मानसिक प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, कथन बोला, जबकि प्रभावित करता है अनुवांशिकता यानी कि वंशानुक्रम। और विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक नहीं है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होती है। चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 45, जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ा है। यानी कि मानसिक विकास जिसका सही नहीं हुआ है तो उसका दूसरा एक जो आयाम है वो भी प्रभावित हो रहा है सामाजिक विकास का। यह सिद्धांत क्या कहलाता है विकास में? और आप देखें एक बार, विकास एक पारस्परिक क्रिया, इंटरेक्शन है, यानी कि एक इंटरेक्शन, एक अंतः क्रिया है, एक दूसरे से बात करना, दूसरे से संपर्क में आना। बात करने से मतलब किसी भी प्रकार से आप दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, अंतः क्रिया करते हो, तो आप विकास करते हो। यह सिद्धांत क्या इसको जस्टिफाई कर रहा है? विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं, क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है? विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है और विकास संकुचित है। अब आप सवाल को वापस एक बार गौर करें। सवाल हमारा बोल रहा था कि जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वो सामाजिक विकास भी पिछड़ा है, यानी कि एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित कर रहा है। और जब एक प्रकार का विकास दूसरे प्रकार के विकासों पर प्रभाव डालता है, ये विकास के परस्पर संबंधित होने का सिद्धांत होता है। साधारण से विशिष्ट की बात इसमें नहीं है, विकास संकुचित है ये भी नहीं है, परस्पर अंतः क्रिया ये भी नहीं है। विकास पारस्परिक संबंध से चलता है, एक म्यूचुअल एक रिलेशनशिप होती है विकास के आयामों में, कि अगर एक प्रकार का किसी कारण से प्रभावित हुआ तो दूसरे प्रकार के विकास भी प्रभावित होंगे। ये कह रहा था म्यूचुअल रिलेशनशिप का सिद्धांत, पारस्परिक सहसंबंध का सिद्धांत। तो विकास के इस घटना में यह सिद्धांत इस घटना को जस्टिफाई करता है। चलिए, करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 46, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन चौथे चरण को दर्शाता है? चौथे चरण को। और हमने शायद ये प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में किया था, जहां पे हमने 3 स्तर, आपको याद है, जहां पे हमने 3 स्तर देखे थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में। और नैतिक विकास सिद्धांत में जो 3 देखे थे, देखो, दंड अनुपालन, जो 3 स्तर देखे थे, एक तो कौन कौन से, एक तो प्री कन्वेंशनल, एक देखा था कन्वेंशनल, और एक देखा था पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये नैतिक विकास के 3 स्तर हमने देखे थे। और आपको याद है इन नैतिक विकास के 3 स्तरों में जो प्री कन्वेंशनल होता था, पूर्व कन्वेंशनल, हमसे पूछा है चौथा चरण, तो यानी कि 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 चरण हो गए। प्रत्येक में 2-2 चरण है। और 2 चरण में इसमें पहला कौन सा था? पहला आपका था दंड एवं पुरस्कार का, दंड एवं आज्ञाकारिता का, ये तो फर्स्ट था। दूसरा कौन सा था? दूसरा इसमें विकल्प में नहीं है। सेकंड कौन सा था? अहंकार वाला, अहंकार की भावना, दंड तथा पुरस्कार की भावना, आज्ञाकारिता तथा दंड की भावना, जिसे हमने कहा वो पहला होता है। दूसरा कौन सा होता है? अहंकार की भावना। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा ये है गुड बॉय, है गुड बॉय नाइस गर्ल वाला, प्रशंसा की अवस्था, जिससे हमने कहा ये तीसरा होता है। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है ये कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास,
ये चौथा होता है। पांचवा होता है सामाजिक अनुबंधन और छठवां होता है विवेक या सार्वभौमिक नैतिक की अवस्था। छठा छठा आपको मैं विवेक विवेक या सार्वभौमिक, इधर से लिख देता हूं, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। तो ये 6 चरण हो गए, 3 अवस्थाएं 6 चरण। 6 चरण एक बार वापस देखो, सबसे पहला पहला यही है दंड अनुपालन, दूसरा अहंकार है, ये दूसरा अहंकार, ये तो पहले पहले उसमें आगे लेवल में प्री कन्वेंशनल में। दूसरे में कौन सा था, तीसरा था, दूसरा चरण है कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक स्तर, उसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल वाला प्रशंसा की व्यवस्था। तो ये तीसरा होता है। चौथा होता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ये और दोनों ये साथ में है, ये कन्वेंशनल में है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल है, तीसरा जो स्तर है, तीसरे स्तर में जो दो आएंगे उसमें, यानी कि पहला आएगा सामाजिक अनुबंधन और नेक्स्ट आएगा लास्ट वाला यानी कि छठा वाला आएगा विवेक यानी कि सार्वभौमिक। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि चौथा चरण कौन सा है। चौथा चरण होगा कौन सा, चौथा चरण होगा कानून एवं नैतिकता, ये वाला, ये चौथा चरण होगा। और चौथा चरण आएगा कौन से स्तर में, पहला और दूसरा आएगा प्री कन्वेंशनल में, तीसरा और चौथा आएगा कन्वेंशनल में, और पांचवा और छठवा आएगा पोस्ट कन्वेंशनल में। तो जो चौथा है आप समझ गए, पहला, अब ये 6 मैंने बना दिए। अब 6 में आप देखिए 6 में कौन कौन से 6 हैं। पहला कौन सा है, आज्ञाकारिता और दंड वाला। पहला आज्ञाकारिता, ये 6 मैंने जैसे बना दिए। तो आज्ञाकारिता और दंड में कोलबर्ग के नैतिक विकास में, मैं आपको शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने किसी एक मॉडल पेपर में आपको पूरा चार्ट बना करके दिया, और उस पूरे चार्ट में मैंने आपको इसको अच्छे से मैंने आपको बताई थी, और उसकी एज के अनुसार 4 से लेके 10 तक, 10 से लेके 13 तक, 4 से लेके 10 तक, 10 से लेके तक। मैं वही याद उठा रहा था बार बार कि मैंने आपको बताया है, मैंने इस पूरे चार्ट को बना करके दिखाया। 4 से लेके 10 वर्ष तक का था, 10 से 13 वर्ष तक का था, और ये 13 से ऊपर के वर्ष का था। और उसमें मैंने आपको अच्छे से वो सारे चरण बताए थे। जो 4 से लेके 10 वर्ष वाला जो स्तर था यानी कि प्री कन्वेंशनल, वहां पे पहला आज्ञा एवं दंड की, आज्ञाकारिता और दंड का, दूसरा अहंकार का, दूसरा था हमारा कन्वेंशनल जो 10 से लेकर के 13 वर्ष का था। और 10 से लेकर 13 वर्ष के में पहला था हमारा प्रशंसा की व्यवस्था यानी कि गुड बॉय नाइस गर्ल का, और चौथा था कानून और व्यवस्था की अवस्था के अनुपालन की अवस्था। और जो तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल, वहां पे जो दो थे, उस दो में पहला था सामाजिक समझौते वाला, सामाजिक अनुबंधन जिसे बोलेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलेंगे, और छठा था लास्ट जो था वो विवेक था या सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास का। तो वो मुझे चार्ट याद है कि शायद वो किसी मॉडल पेपर में मैंने बनाया था, उसे आप अच्छे से देख लेना और वहां से आपको पता लग जाएगा चौथा कौन सा है। चौथा होता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। क्योंकि ये प्रश्न पे चर्चा करते करते मुझे याद आया कि इसमें हमने चार्ट बना करके चर्चा की है। तो चलिए, प्रश्न पूछ रहा है चौथा चरण कौन सा है। चौथा चरण होगा आपका कानून और अगला प्रश्न है, अच्छा, सुमेलित करने का प्रश्न आ गया। सुमेलित करने का प्रश्न मैं वैसे ही बोलता हूं अच्छा प्रश्न होता है। 4 सुमेलित करने के प्रश्न में 4 प्रश्न क्लियर होते हैं, भले सूचनात्मक स्तर का होता है लेकिन अच्छा प्रश्न होता है क्योंकि 4 चीजें क्लियर होती हैं। तो एक बार हम सुमेलित करेंगे, चलो मैं एक बार वो बना देता हूं, देखें एक बार क्या क्या है। अच्छा, डीएनए निर्धारक जनन कोशिका और XY गुणसूत्र, और सूची सेकंड में जीन 23 गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र और आनुवंशिक तत्व। तो ये वंशानुक्रम से जुड़ा एक प्रश्न है अभिवृद्धि विकास वाले अध्याय में। एक बार देखिए डीएनए, डीएनए क्या होगा, जीन, पितृक, 23 गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र, आनुवंशिक तत्व। आपको डीएनए में इसका विकल्प किधर गए, इसके विकल्प किधर है, नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है। अच्छा, विकल्प इसकी साइड नहीं किए, चलो विकल्प हम बना लेंगे, देखो डीएनए जो होता है वो डीएनए आनुवंशिक तत्व है ना। डीएनए आनुवंशिक तत्व है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है डीएनए। और निर्धारक जो होता है, निर्धारक होते हैं जीन, पितृक, जो आनुवंशिकता की इकाई होते हैं। जीन जो होते हैं वो पितृक जो होते हैं जीन,
वो आनुवंशिकता की इकाई होती है, इनको निर्धारक कहा जाता है। डीएनए एक आनुवंशिक तत्व है, ये बिल्कुल क्लियर है। जनन कोशिका, जनन कोशिका कौन सी होती है? जनन कोशिका होती है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। और वो जाइगोट जो होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। संयुक्त कोष जो होता है जनन कोशिका, और एक्स वाई गुणसूत्र जो है, इन 23 गुणसूत्र में जो एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो मिलान होगा, ये मिलान को एक बार आप नाम दो। मिलान कैसे कैसे होगा? मिलान देखो ऐसे होगा कि जो ए है, जो ए है उसका मिलान होगा 4 से, बी का मिलान होगा, बल्कि मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे बना दूं, ए बी सी डी करके, इसमें विकल्प छप नहीं पाए हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। और देखो कैसे, ए का आएगा, ए का आएगा 4, बी का निर्धारक होते हैं जीन तो आएगा 1, सी जनन कोशिका, जनन कोशिका होते हैं 23 गुणसूत्र यानी कि 2, और एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं लैंगिक गुणसूत्र यानी कि 3। तो सही विकल्प होगा, ये आंसर है अपना। इसको विकल्प के बिना एक बार समझ लीजिए, ये विकल्प के बिना मैंने अब 4 विकल्प से टाइप नहीं पाए, A4 B1 C2 D3, तो 4 1 2 3 ये इसका करेक्ट विकल्प है। तो ध्यान रखेंगे हम, जब हम कहीं इन चीजों से परिचित होते हैं तब कर पाते हैं। डीएनए जो होता है ये एक आनुवंशिक संरचना होती है, आनुवंशिक तौर पे हमको मिला जो डीएनए होता है, और वो कभी बदलता नहीं है डीएनए। निर्धारक जो होते हैं वो जीन्स होते हैं, पितृक होते हैं, जो गुणों के संवाहक होते हैं। जनन कोशिका जो होती है वो जनन कोशिका हमारे लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, और एक्स वाई जो होते हैं वो इन 23 जोड़ों में जो होते हैं, एक्स और वाई जो होते हैं वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। जनन कोशिका हमारे 23 गुणसूत्र से होती है जिसमें लैंगिक गुणसूत्र शामिल होते हैं। तो ये आप इसको कनेक्ट अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, और कौन सी नहीं है इसका मतलब 3 है। तो एक बार चेक करें, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। क्या क्या अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है? 100% है, ढोल बजा करके है। इसको तो हमने अधिगम के बिल्कुल प्रारंभ में पढ़ा है। सीखना जो होता है वो जन्म से मृत्यु पर्यंत हमेशा चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हमेशा सब जगह होता है, ये भी ढोल बजा करके सत्य है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, ये भी 100% सही है। आप सीखते हो तो उचित समायोजन में आपको सहायता मिलती है, ये सीधा सीधा समायोजन से जाकर के जोड़ता है। और अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन, ये गलत होगा, और यही इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। केवल आप नवीन ज्ञान अर्जित कर लिया है, केवल वही अधिगम है, क्योंकि मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है ये बोल रहा है, तो मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम नहीं होता। अधिगम इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इसके अलावा आपको जो मिलने वाले अनुभव होते हैं, जो आपका पूर्व ज्ञान, संचित ज्ञान होता है, वो सब आपका अधिगम होता है। आपके व्यवहार में किसी भी कारण से, आपके दृष्टिकोण में किसी भी कारण से परिवर्तन आता है, वो सब अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। तो केवल नवीन ज्ञान का अर्जन करके हम उसको संकुचित कर रहे हैं, तो इसलिए ये कथन जो है ये अधिगम के लिए गलत होगा। बाकी ये तीनों कथन सही हैं। निरंतर चलने वाली जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया प्रत्येक स्थान पे चलती है, और उचित समायोजन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है 49, 25, अच्छा इसमें 25 थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया है, लिख दिया है 25 वर्षीय लड़का, ये 25 अलग से लिख दिया है, ध्यान रखेंगे। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू होगा। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपको आईक्यू का सूत्र पता होता है। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे जैविक आयु, जैविक आयु गुणा 100। तो मेंटल एज
बट इस क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और आप जिसमें वैल्यू रखते हो तो इसका बिल्कुल सिंपल, ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल सरल है। मानसिक आयु 16 है तो 16, और जैविक आयु यानी कि 25 वर्ष का है, तो जितने वर्ष का होता है वो, और इंटू 100, 25 से कटेंगे 4 बार, और 16 चौक 64, 64 इसकी IQ निकलेगी, और 64 IQ निकलेगी तो बच्चा आएगा इस कैटेगरी में। और ये पिछड़े से भी नीचे आ गया, मानसिक विमंदित बालकों में आ गया। 64 वाला जो बच्चा है वो मानसिक विमंदित बालकों में आएगा, क्योंकि फिर ये जो श्रेणियां हैं, जैसे 100 वाला बच्चा जो होता है, 100 वाला बच्चा औसत में आता है, 90 से 110 में आता है, 80 और 75 ये 70 से 90 की श्रेणी में आएंगे, ये पिछड़े छात्र स्लो लर्नर में आएंगे, और 64 वाला मानसिक विमंदित में आएगा। तो चलिए, इसकी बुद्धि लब्धि बहरहाल 64 होगी। RPSC स्कूल लेक्चरर इकोनॉमिक्स परीक्षा में सरल प्रश्न था, कभी कभी ऐसे सरल प्रश्न भी आपकी परीक्षा में टच हो जाते हैं, और सिंपल सूत्र में रखता है, केवल गणितीय प्रक्रिया है। और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने एकाधिक बुद्धिमता और एकाधिक बुद्धिमता का सिद्धांत दिया? और आपको पता है एकाधिक बुद्धिमता, इसी को हम कहते हैं बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये बहुबुद्धि, एकाधिक बुद्धिमता, एक से अधिक प्रकार की बुद्धियां, और आपको पता है तो ये बहुबुद्धि जो सिद्धांत दिया था, वो बहुबुद्धि सिद्धांत जॉन वॉटसन, AR जेनसन, EL थॉर्नडाइक और हार्वर्ड गार्डनर गार्डनर का ये सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो तो बहुकारक है, ध्यान रखो, बहुबुद्धि नहीं है, बहुबुद्धि नहीं, बहुबुद्धि सिद्धांत अलग है, बहुकारक सिद्धांत अलग है। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है, और हार्वर्ड गार्डनर का, जेनसन का मानसिक क्रियात्मकता का सिद्धांत है। मानसिक क्रियात्मकता ये भी बुद्धि में सिद्धांत है, और हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। और वाटसन तो व्यवहारवाद की है, इनका बुद्धि सिद्धांत से कोई सिद्धांत नहीं है। अब आप देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने, इस बात को कहा। गार्डनर ने शुरू में, गार्डनर ने प्रारंभ में कितने प्रकार बताए? प्रारंभ में बुद्धि के प्रकार बताए 7, बुद्धि के प्रकार बताए 7, और बुद्धि के जो 7 प्रकार बताए, उन 7 प्रकारों में बाद में 1998 और सन 2000 में संशोधन करके 2 प्रकार और जोड़े। 1998 में एक जोड़ा, सन 2000 में एक जोड़ा। तो प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी बुद्धि। तो कौन कौन से 7 प्रकार थे? मैं एक बार 7 प्रकार, बोर्ड अगर आपको दिख रहा है, मैं एक बार लिख देता हूं कौन कौन से 7 प्रकार थे, वो आपको याद आ जाएगा। और 7 प्रकार थे आपके, चलिए मैं 7 प्रकार लिखता हूं। तो किधर लिखूं मैं इधर लिख देता हूं। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा, चलो इसको इधर मैं लिख देता हूँ। लो चलो एक बार इंक चेंज करके, दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले पहले कौन सी बुद्धि थी? भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय, शारीरिक गतिज, शारीरिक गतिज, संगीतात्मक, संगीतात्मक, स्थानगत या स्थानिक, अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक, और अंतरावैयक्तिक। मैं बल्कि इसको अलग पेज बना लेता तो शायद ज्यादा सही रहता। अलग पेज बना ही देता हूँ। चलो यार, ये जगह जब नहीं बचती तो थोड़ा सा राइटिंग फिर वैसी हो जाती है मेरी, फिर तकलीफ आती है। चलो एक बार मैं इसका अलग पेज एक बना देता हूँ। चलिए मैं अलग पेज बना ही देता हूँ। गार्डनर ने गार्डनर ने गार्डनर के अनुसार
बुद्धि के प्रकार, और ये आपको याद रहेंगे, ये आपको काम देंगे। बहुत ज्यादा परीक्षा में प्रश्न ये कई बार आता है कि गार्डनर के अनुसार कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है, वहां पे आपको बहुत काम आता है। तो कौन कौन से बुद्धि के प्रकार थे? सबसे पहला भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि। दूसरा तार्किक गणितीय, तार्किक गणितीय। तीसरा संगीतात्मक, संगीतात्मक। चौथा शारीरिक गतिज, शारीरिक गतिज। पांचवा स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल। छठा अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक। और सातवां प्रकार अंतरा वैयक्तिक, अंतरा यानी कि इंट्रा वैयक्तिक, और ये इंटर यानी कि इंटर, है ना। तो ये 7 प्रकार बुद्धि के बताए, और इन 7 प्रकारों में फिर जो 2 बुद्धि के प्रकार जोड़े, एक तो 8वां जो जोड़ा वो पर्यावरणवादी, पर्यावरणवादी बुद्धि, और जो 9वां प्रकार जोड़ा गया, 9वां प्रकार वो था अस्तित्ववादी बुद्धि। पर्यावरणवादी, प्रकृतिवादी, है ना, दोनों नाम है, प्रकृतिवादी। तो ये जो 9 प्रकार थे, इसलिए मैं आपको लिखाना चाह रहा था ये कि आपको याद रहेंगे, तो आपके कई सारे प्रश्न इसी प्रश्न से तैयार हो जाएंगे। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का कौन सा एक प्रकार नहीं है, गार्डनर ने बुद्धि के प्रारंभ में कितना प्रकार बताए, बाद में संशोधन करके कौन से 2 प्रकार जोड़े, कौन सा एक बुद्धि का प्रकार गार्डनर के वर्गीकरण में बाद में शामिल हुआ, कौन सा पूर्व के में शामिल था। ऐसे अनेकों प्रश्न आपके बनते हैं, तैयार होते हैं, जब आपको ये 7 + 2 अलग अलग याद होते हैं। तो प्रारंभ में 7 प्रकार, बाद में 9 प्रकार, 7 कौन से, 2 कौन से, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, एकाधिक बुद्धि जो सिद्धांत है, वो किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। और बहुकारक जो सिद्धांत, ये ध्यान रखें, बहुकारक सिद्धांत, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, भूल करते हैं बहुकारक और बहुबुद्धि में। तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, बहु कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो चलिए विद्यार्थी, मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न में हमने कुछ थोड़ी सी विस्तार से व्याख्या को देखा। निश्चित तौर पर हर मॉडल पेपर में मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आपके लिए मॉडल पेपर अच्छा ऐसा बन जाए कि जो सामान्य तौर पर आपको किसी प्लेटफॉर्म पर देखते हो सकता है कहीं एक आध जगह आपको बात स्वरूप मिल भी जाए, ऐसा नहीं है। मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं, कभी ऐसा कहता भी नहीं कि इस दुनिया में सबसे अच्छा मैं ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूं, ये मैं जरूर बोलता हूं। लेकिन मैंने अधिकांश जो वीडियो यूट्यूब पे या इधर उधर प्लेटफॉर्म पे मैंने देखे हैं, या कई सारे एप्लीकेशन में देखे हैं, वहां पे विस्तार नहीं दिया जाता है व्याख्याओं को, बहुत रेयरली किसी वीडियो में हो तो हो। मैं प्रयास कर रहा हूं कि विस्तार इसलिए मिले व्याख्याओं को कि फिर वो आपके समझ से जुड़े, अच्छे से गहराई से जाकर के जुड़े। तो विद्यार्थियों, मैं अगले मॉडल पेपर में आपके साथ कुछ और अच्छी चर्चाएं लेकर के आने का प्रयास करता हूं, लेकर के आऊंगा ही। अच्छे से चर्चा करेंगे, अच्छे से हम लोग जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।